21 फरवरी 2025। आज हम बात करेंगे बहुत एक्चुअली ये सीरियस मैटर है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लीनियंसी से हैंडल किया। क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स है, वो वकालतनामा फाइल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दूसरे सीनियर एडवोकेट्स के बिहाफ पे, और वो जो प्रोसीडिंग्स एफिडेविट्स वगैरह फाइल करते हैं वो ड्राफ्ट करते हैं कोई तीसरे वही सीनियर जो है वो ड्राफ्ट करते हैं। तो इसके अंदर एक केस हुआ जिसमें रेमिशन मतलब कि कोई जेल में है और उसको माफ़ी के लिए एप्लीकेशन किया, और ये हुआ 2 सितंबर 2024, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि एसएलपी जो फाइल हुई है वो प्री मैच्योर रिलीज के लिए है, और उसके अंदर की फैक्टर्स जो है क्राइम के जो सीरियस हो सकते हैं वो सप्रेस किए गए कोर्ट से एसएलपी के अंदर, और प्रायर जजमेंट जो था जिसमें पिटिशनर की सेंटेंस मतलब कि उसको जेल में रहना है वो रिस्टोर की गई। 30 साल की जेल थी, वो रिस्टोर की गई विदाउट रेमिशन। मतलब कि एक कार्टेल हो गया कि जहाँ पर सप्रेशन से किसी ड्रेडेड क्रिमिनल को रेमिशन मिलता है, यानी कि जेल से छुटकारा मिलता है। उसकी सेंटेंस जो जेल में, या तो वो जेल में जितना टाइम काट चुका है वो कंसिडर करके बाकी की माफ़ी मिलती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नोट डाउन किया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये ग्रॉस मिसरिप्रेजेंटेशन है, और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनको बुलाया कि तुम एफिडेविट फाइल करो कि ये और एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि सीनियर ने दिया, सीनियर बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने दिया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर एस मुरलीधर को एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, जिन्होंने 7 पॉइंट इस चीज़ से बचने के लिए 7 पॉइंट फ्रेम किए, जो ये है कि जब भी पिटिशन और अपील ड्राफ्ट होती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो ड्राफ्ट करता है और फाइल करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, कोर्ट को जवाबदेही तय होगी। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उसी ने जवाब देना है, क्योंकि उसने ही ड्राफ्ट किया। अब जब एडवोकेट एओआर, हम एओआर कहेंगे इसको, एओआर ने नहीं ड्राफ्ट किया तो क्या? और डॉक्टर मुरलीधर ने आगे एक फ्रेम किया है पॉइंट नंबर 1 में कि अगर जो पिटिशन या एफिडेविट जो खुद एओआर ने ड्राफ्ट नहीं की है और कोई थर्ड पार्टी ने की है, कोई सीनियर ने की है या कोई जूनियर ने की है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो करेक्टली पढ़े, उसका फैक्ट समझे, क्लाइंट को बुलाए और उसको वेरीफाई करे और फिर ही फाइल करे। पॉइंट नंबर 2 में ये कहा है कि पेपर्स तो रीड कर लिए, मगर उनको कुछ डाउट है एओआर को कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो उसको वो डाउट क्लैरिफाई करना चाहिए आइदर क्लाइंट से, या तो जिसने ड्राफ्ट करके भेजा है वो काउंसिल से। तो ये एओआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है वो फाइलिंग जब फाइल होता है पिटिशन, अपील, काउंटर एफिडेविट्स, वो उसको पहले से चेक करे, और नहीं किया और सप्रेशन निकला तो एओआर रिस्पॉन्सिबल होगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आंसरेबल होगा सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स है 2013 के अंदर, ये यूनिक पोजीशन जो हो गई उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा। उसके लिए इनकरेक्ट फैक्टर्स जो है पिटिशन के अंदर, काउंटर एफिडेविट वगैरह, और उसमें डॉक्यूमेंट सप्रेस किए, फैक्ट सप्रेस किए, मटेरियल फैक्ट सप्रेस किए हैं, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है एओआर वो ऐसे नहीं बोल सकता कि सीनियर लायबल है, उसने मुझे पेपर भेजा था। अगर तुमको लगता है कि इसके अंदर डाउट है, सीनियर तुमको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप पेपर्स रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा लिखा नहीं है, मगर ये एक ऑप्शन है एओआर के पास। कोई भी
सीरियस चार्ज उसके ऊपर लगे उससे पहले उसने पेपर्स रिटर्न कर देने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पॉइंट नंबर 4 में ऐसा लिखा है कि AOR की ड्यूटी है वो केयरफुल रहे, उसकी ड्यूटी है प्रॉपर प्रोसीडिंग्स फाइल करे, एफिडेविट फाइल करे, जब क्योंकि ये कोर्ट एक न्यायालय है, वो एक न्याय का मंदिर है, और ऑलवेज फेयर रहें, कोर्ट से क्या है, कोर्ट का अविश्वास ना करें। और अगर काउंसिल प्रेजेंट नहीं है तो क्या है कि उसको आर्ग्यू करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैटर को अर्जन करो, और वो ये नहीं कह सकता है कि ही इज़ ऑन हिज लेग्स बिफोर ऑनरेबल सच एंड सच बेंच, और ही हैज़ नॉट कम, ही इज़ इन डिफ़िकल्टी। तो ये सब नहीं चलेगा, और उसको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि उसको फैक्ट्स इफ़ेक्टिवली कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 6 में ये कहा गया है कि ऑब्लिगेशन है AOR का कि वो सिर्फ अपना नाम नहीं दे रहा, वो किसी और को, क्योंकि काउंसिल्स जहाँ तक की प्रैक्टिस मुझे पता है, काउंसिल्स अपना वकालतनामा फाइल नहीं करते, बड़े बड़े काउंसिल नहीं करते, वो थर्ड पार्टी के नाम पे वो एज अ काउंसिल अपीयर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है फाइलिंग के अंदर जो वो लोग नहीं करते। वो सिर्फ आके आर्ग्यू करते हैं और अपना फीस माफ करते हैं। तो सारा काम AOR करता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसको सिर्फ फाइलिंग ऑफ वकालतनामा उसका काम नहीं है, उसको वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर सीनियर नहीं है तो उसको आर्ग्यू करना पड़ेगा। वो अगर सप्रेशन है, कोई गलत मटेरियल है या कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है तो वो खुद जिम्मेदार होगा, कोई सीनियर या काउंसिल जिम्मेदार नहीं होगा जिसने आपको ब्रीफ भेजी है। क्योंकि अदरवाइज तो ये AOR का जो सिस्टम है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अभी कभी कभी क्या है कि यहाँ लोकल एज पर रूल लोकल लॉयर्स चाहिए ऑन रिकॉर्ड, और काउंसिल्स होते हैं अब्रॉड से भी आते हैं, कोई दूर दूर से भी आता है, मद्रास से, चेन्नई से, मुंबई से। मगर जो AOR है उसकी ड्यूटी है कि वहाँ की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करे, उसके ऑब्जेक्शंस निकाले, वो फाइलिंग बराबर हुआ है कि नहीं, वो सब उसकी ड्यूटी रहेगी। उसके ऊपर ये 7 पॉइंट जो है वो डिसाइड हुए हैं, और लास्ट में ये कहा गया है कि वो सिर्फ नाम लैंड नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या है कि ये जो है अगर हुआ तो ये मिसकंडक्ट एंड ये गिल्टी ऑफ कंडक्ट ऑफ अनबिकमिंग एन एडवोकेट, और उसके अंदर उसके सामने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सामने रूल 10 ऑर्डर 4 के तहत वारंट निकाला जाएगा। तो सभी जो जूनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है और सीनियर है, अगर आप ये प्रैक्टिस करते कि थर्ड पार्टी की मैटर है, मैं मेरा वकालतनामा साइन करके दे दूंगा, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो नहीं, अब आपको पढ़ना भी पड़ेगा, प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा, और सीनियर नहीं है तो आर्ग्यू भी करना पड़ेगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल।